बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं प्रोफेसर मोहम्मद वकास सलीम आपको अपने चैनल राजी एजुकेशन इनसाइडर के सेगमेंट सब्जेक्ट ट्यूटोरियल में खुश आमदीद कहता हूँ। और मैं जो आपके लिए आज सब्जेक्ट लेके आया हूँ वो है केमिस्ट्री। और आज हम उसमें जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एविडेंस ऑफ एटम, ठीक है। और उसके बाद हम इसी लेक्चर में जो दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा मॉलिक्यूल। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं हम एविडेंस ऑफ एटम। देखें, एटम इतना छोटा पार्टिकल है जिसको आज तक भी नहीं देखा जा सका। देखें, हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के होने के बावजूद हम एटम को नहीं देख सकते, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हैं जिससे हम ये अंदाज़ा या गेस करते हैं कि एटम का वजूद है। ठीक हो गया। तो वो एविडेंस की तरफ हम आते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, हम एटम को नहीं देख सकते, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास जो सबसे पहले छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता था वो थी माइक्रोस्कोप, ठीक है, या इसको ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं। इसमें जो सोर्स होता है ना जिससे हम किसी भी चीज़ को व्यू करते हैं वो होती है लाइट, ठीक है। आम रोशनी, जैसे बल्ब की रोशनी होती है, सूरज की रोशनी होती है, लाइट। मैं आपको बताता हूँ चीज़ें नज़र कैसे आती हैं, पहले हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये आपको जो पॉइंटर का रेड कलर नज़र आ रहा है, ये कैसे नज़र आता है? तो कभी भी डार्कनेस में हमें चीज़ें नज़र नहीं आती। तो जब भी रोशनी इस पर आके फॉल करेगी ना, तो इस रेड कलर के पास एक कलर मौजूद है जो रेड है, ठीक है। तो रोशनी में 7 कलर्स की जो है वो वेवलेंथ्स हैं। तो ये जो रेड कलर है ये इसके पास मौजूद है, पॉइंटर के टिप के पास। तो ये रेड कलर रोशनी का एब्जॉर्ब नहीं करेगा, बाकी सारे कलर्स को ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जो रेड कलर है वो आपकी तरफ हो जाएगा रिफ्लेक्ट, यानी वापस मुड़ जाएगा। तो इस तरह हमें रेड कलर नज़र आएगा। बिल्कुल ऐसे ही कोई भी चीज़ को जब हम देखते हैं तो हमें उसको जाके लाइट को हिट करवाना पड़ता है। तो जिस चीज़ को लाइट हिट ना करे, इसका मतलब वो रोशनी यानी आम रोशनी में लाइट से हमें नज़र नहीं आएगी। फिर उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं? माइक्रोस्कोप या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या एक्स रेज। तो इस तरह की जो डिफरेंट तरह की रेज हैं उनका हम जो है वो सहारा लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि माइक्रोस्कोप जो थी जिसमें सोर्स लाइट था उससे हम एटम को क्यों नहीं देख सकते। देखो, जो इसकी वेवलेंथ होती है ना लाइट की, ठीक है, ये मुख्तलिफ रेंज में होती है। ये आप सपोज कर लो 500 नैनोमीटर की रेंज में। वैसे तो ये तकरीबन 400 से लेके 800 नैनोमीटर तक होती है, लेकिन आप इसका एवरेज ले लो 500 नैनोमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमें माइक्रोस्कोप किसी भी छोटी चीज़ को दिखाएगी वो 500 नैनोमीटर होगी। अब एक जो नैनोमीटर होगा ना वो बहुत छोटी वैल्यू, 10⁻⁻⁹ मीटर, ये प्रीफिक्स है हमारे पास, ठीक है। ईटो, फेमिटो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटीड, ऐसे ये आप फिजिक्स में पढ़ते हो। लेकिन यहाँ पे 1 नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁹ मीटर है। तो यहाँ पे जो लाइट यूज़ हुई है 500 नैनोमीटर तक के जो ऑब्जेक्ट हैं उनको हम यहाँ से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका साइज है 500 नैनोमीटर। तो इसको जाके ये लाइट हिट करेगी और जब वापस रिफ्लेक्ट होगी तो हमें चीज़ें क्लियर व्यू हो जाएंगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं एटम की, ठीक है, तो जो एटम है उसका साइज इतना स्मॉल है कि वो एंगस्ट्रम की रेंज में, जैसे 2 एंगस्ट्रम है, 3 एंगस्ट्रम है, ठीक है, 5 एंगस्ट्रम है, या इसको हम 0.2 नैनोमीटर भी लिख सकते हैं। तो एटम का साइज तो बहुत छोटा है। तो देखें कहाँ 500 नैनोमीटर, ये बहुत कोई बड़ा, मतलब अगर हम इससे कंपैरेटिवली एटम के साइज से इसको कंपेयर करें तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। तो इतनी बड़ी चीज़ जो है ये तो हमें माइक्रोस्कोप से नज़र आ जाती है, जैसे सेल है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। तो क्या हमें ये एटम नज़र आ जाएगा? तो आंसर है नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो लाइट की वेवलेंथ है वो इतनी ज़्यादा है कि वो इस एटम को जाके हिट ही नहीं करेगी, तो हमें एटम नज़र नहीं आएगा। ओके, तो कॉमन माइक्रोस्कोप से हम एटम को नहीं देख सकते, ये तो बात आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर हमारे पास है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो मॉडर्न माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इसके नाम से ही वाज़ेह है कि इसमें जो सोर्स ऑफ लाइट है ना वो हमारे पास कॉमन लाइट नहीं है बल्कि वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, अब देखो ये एटम पड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो बहुत शॉर्ट है, ठीक है। पहले लाइट की वेवलेंथ होती है क्रस्ट से लेके अगली क्रस्ट का फासला ये वाला, या एक तरफ से लेके अगली तरफ का फासला। तो ये जो वेवलेंथ है बहुत शॉर्ट है, तो ये जाके एटम को, इस एटम को जाके करेगी हिट,
और इससे होगी रिफ्लेक्ट। तो इस तरह से एटम को हम देख पाएंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। लेकिन क्वेश्चन अराइजेस, कैन वी सी अ सिंगल एटम? द आंसर इज नो। हम एक सिंगल एटम को अभी भी नहीं देख सकते। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। देखें, जो एटम का मैस है ना, वो 10⁻⁻25 से 10⁻⁻27 kgs तक है। अब स्टूडेंट समझते हैं ये बहुत ज़्यादा मास है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मास नहीं है, ये बहुत शॉर्टर मैस है। देखो अगर हम इसको लिखें ना, तो ये 0.0000 इस तरह से 24 जीरो आएंगे, फिर जाके कहीं 1 आएगा। तो ये बहुत बहुत स्मॉल मैस है। तो इतने स्मॉल मैस वाली चीज़ को हम कैसे जो है वो एक अकेले एटम को फिर देख पाएंगे, ठीक है। तो किसी भी सिंगल एटम को देखना पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए आपकी बुक में एक डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी शो भी कर देता हूँ वो डायग्राम। उसने ग्रेफाइट की एक डायग्राम दिखाई है, ठीक है, इस तरह करके आपकी बुक में देख लें, बनी हुई डायग्राम है, ठीक है। ये अब इसमें जो आपके पास ये पूरी डायग्राम में ये लाइंस नजर आ रही है ना, ये लेयर ऑफ एटम्स है, लेयर ऑफ एटम्स। कुछ तो लाइन आपको यहाँ पे ब्लैक नजर आ रही, जो मैंने पॉइंटर से बनाई, वो नहीं, इसके अंदर वाला ये वाला जो वाइट वाला हिस्सा है ना, ब्राइट जो बैंड्स हैं यहाँ पे, ये बेसिकली एटम्स हैं जिनको मैं रेड कर रहा हूँ, ठीक है। ये एटम्स हैं और ये एक एटम नहीं है, ये मिलियन एंड ट्रिलियन ऑफ एटम्स हैं। तो देखो ये जो इमेज आपके पास यहाँ पे बनी हुई है ना, ये आपके पास तकरीबन मिलियन ऑफ टाइम्स जो है वो मैग्नीफाइड है, यानी पता नहीं कितने लाखों गुना इसको जूम किया गया। जैसे हम कैमरे में किसी भी तस्वीर को देखने के लिए यूँ जूम करते हैं तो 1x 2x 3x लिखा आता है, तो इसको हमने मिलियन ऑफ टाइम्स जो है वो जूम किया, तब जाके हमें ये इतनी नज़र आई है। और उसमें भी हमें एक एटम नज़र नहीं आया, बल्कि लेयर ऑफ एटम नज़र आई है। तो इसको बताने के लिए उसने कहा है, जो आप पेन से यूँ डॉट लगाते हो ना, ये वाला जिसको हम फुल स्टॉप बोलते हैं, तो इस फुल स्टॉप में तकरीबन 2 मिलियन एटम्स मौजूद होते हैं। और आपको पता है 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। तो इस एक डॉट में, ये तो बहुत बड़ा डॉट है ना, जो आप पेन से लगाते हो बहुत छोटा होता है, तो उस पेन के एक फुल स्टॉप में आपके पास 20 लाख तक एटम जो है वो हो सकते हैं। तो यू कैन इमेजिन हाउ द स्मॉल इज एटम। तो ये हमारे पास थी एविडेंस ऑफ एटम। तो स्टूडेंट्स, आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि जो एटम है वो अकेला नज़र आ सकता है, ठीक है। एटम कभी भी अकेला नहीं देखा जा सकता। हम एटम का एक एविडेंस ले सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। तो ये था हमारे पास एविडेंस ऑफ एटम। इससे नेक्स्ट हम मूव करेंगे मॉलिक्यूल पे। तो इसी लेक्चर में हमारा जो दूसरा आर्टिकल है वो है मॉलिक्यूल, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें समझना पड़ेगा मॉलिक्यूल क्या होता है, ठीक है। हम तरतीब से चलते हैं, गौर से सुनिएगा, हम चलेंगे तरतीब से। देखो, हमें अगर बेसिक चीज़ें नहीं ना पता तो हम बहुत बड़ी चीज़ों को केमिस्ट्री में नहीं समझ सकते, ठीक है। तो सबसे पहले आपने समझा था एटम क्या होता है। एटम के बारे में हमने समझ लिया, एविडेंस भी समझ लिया। एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, ठीक है, जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है अकॉर्डिंग टू आवर मॉडर्न डेफिनेशन। और एटम को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो सकते हैं। इसका मतलब एटम की हमें कुछ ना कुछ समझ आ गई है, ठीक है। और एटम को नहीं देखा जा सकता, सिंगल एटम को, इंडिविजुअल एटम को नहीं देखा जा सकता। साइज बहुत स्मॉल है, मैस बहुत स्मॉल है। अब हम आते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं क्या मॉलिक्यूल एटम से बड़ा है, कुछ स्टूडेंट सोचते हैं क्या एटम मॉलिक्यूल से बड़ा है। तो आज हम इसमें यही देखेंगे, ठीक है, कि बेसिकली मॉलिक्यूल क्या है। तो मॉलिक्यूल एटम से बड़ा होता है, या कम अज़ कम अगर बहुत छोटा मॉलिक्यूल भी होना तो वो एटम जितना होता है, यानी एटम जो है वो मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इसका मतलब जो मॉलिक्यूल है वो एटम से बड़ा होता है, एक बात। या अगर वो बहुत छोटा भी मॉलिक्यूल हो तो वो कम अज़ कम इतना छोटा है कि वो एटम से फिर भी बड़ा है। तो एटम कभी भी मॉलिक्यूल से बड़ा नहीं हो सकता, ये बात आपने याद रखनी है। तो मॉलिक्यूल है क्या चीज़? ये किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी शय का ये सबसे छोटा यूनिट है जो आज़ादाना अपना वजूद बरकरार रख सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहता हूँ हाइड्रोजन एटम, क्या हाइड्रोजन एटम अपना आज़ादाना वजूद बरकरार रख सकता है? तो आंसर है नहीं। तो वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, या H2O की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, या CH4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो अकेला हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैं कहता हूँ ऑक्सीजन एटम
क्या ये अकेला एग्जिस्ट कर सकता है? तो आंसर है नहीं कर सकता। तो इसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट है जो आज़ादाना एग्जिस्ट कर सकता है वो ऑक्सीजन है, जो हम हवा में सांस में इनहेल भी करते हैं। ओजोन है, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन वाटर में भी मौजूद है। यहाँ पे ये आज़ादाना एग्जिस्ट नहीं कर रही, यहाँ पे ये आज़ादाना एग्जिस्ट नहीं कर रही, यहाँ पे भी आज़ादाना एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो ये जो सारे ऑक्सीजन के डेरिवेटिव्स हैं ये बेसिकली मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, उसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब देखो ये इतने सारे मॉलिक्यूल्स जो हमने लिखे हैं बोर्ड पे, तो इनकी कुछ कैटेगरीज भी तो होंगी ना। हम इसको ये तो नहीं है कि एक ही क्लास में सारे जो है वो मॉलिक्यूल्स को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये मॉलिक्यूल और तरह के हैं। अच्छा मैंने आपको बताया मॉलिक्यूल जो है वो एटम से छोटा नहीं हो सकता, लेकिन एटम के बराबर हो सकता है। ये जो 3 मॉलिक्यूल्स है ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, ये नोबल गैसेस हैं, ये एटम हैं और ये आज़ादाना एग्जिस्ट कर सकते हैं। और ये एटम भी होने के साथ साथ मॉलिक्यूल भी हैं, क्योंकि एटम तो ये हैं ही, चूंकि ये आज़ादाना एग्जिस्ट करते हैं तो इसलिए मॉलिक्यूल भी हैं। तो मॉलिक्यूल कम से कम जो छोटा हो सकता है वो एटम के बराबर हो सकता है, एटम से मज़ीद छोटा नहीं होता, या वो मॉलिक्यूल जो है वो एटम से बड़े होते हैं। अब मॉलिक्यूल की जो टाइप्स हम डिस्कस करने लगे थे, सबसे पहली जो टाइप थी वो ऑन द बेसिस ऑफ एटम्स है। यानी जैसे मैं कहता हूँ इसमें एक एक एटम है, तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एक एक एटम हो उनको हम बोलते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। Those molecules having only one atom are known as monatomic molecules। जैसे ये और ये मुझे लिखने की अब ज़रूरत नहीं है, आई थिंक कि आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये देखें, इसमें 2 एटम हैं हाइड्रोजन के, इसमें 2 एटम हैं नाइट्रोजन के, इसमें 2 हैं ऑक्सीजन के, ठीक है। तो इनको हम बोलेंगे डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें आप इनको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, मतलब ये डायटॉमिक अलग और मॉलिक्यूल अलग, मोनोटॉमिक अलग और मॉलिक्यूल अलग, ठीक है। तो ये हमारे पास मोनोटॉमिक और इसी तरह अगर 3 एटम्स वाले होंगे तो उनको क्या बोलेंगे? ट्राइएटॉमिक, फिर टेट्राएटॉमिक, पेंटाटॉमिक एंड सो ऑन, हम बोल सकते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारे पास थी टाइप ऑन द बेसिस ऑफ एटम्स के, उसमें एटम्स कितने हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है दूसरी कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम्स। किसी मॉलिक्यूल में किस तरह के जो है वो एटम्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम इसमें 2 कैटेगरी हैं, ठीक है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और जो दूसरी कैटेगरी है वो है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब इसको भी आप समझें। देखिए होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिसमें सारे एटम्स एक जैसे एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें दोनों एटम हाइड्रोजन के हैं, इसमें दोनों एटम नाइट्रोजन के हैं, इसमें दोनों एटम ऑक्सीजन के, इसमें तीनों एटम ऑक्सीजन के, लेकिन इसमें दोनों एटम एक जैसे नहीं है। इस कंपाउंड में 2 एलिमेंट हैं, एक हाइड्रोजन का एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन का एलिमेंट है। हाइड्रोजन के एलिमेंट में 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के एलिमेंट में 1 एटम है। तो ये चूंकि एक जैसे एटम से मिलकर नहीं बना, तो ये हेट्रो है और ये होमो है। ये भी हेट्रो एटॉमिक है, ये भी हेट्रो, ये भी हेट्रो, ये भी हेट्रो। हेमोग्लोबिन भी हेट्रोटॉमिक है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इस तरह के जो मॉलिक्यूल हैं जिसमें एक ही जैसे एटम्स हो वो होमो एटॉमिक, और जिसमें डिफरेंट तरह के एटम्स हों उनको हम हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अब हम तीसरी टाइप पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है तीसरी कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ साइज, के मॉलिक्यूल का साइज कितना बड़ा या कितना छोटा है, उसकी बुनियाद पे हम उसको कैटेगोरिकली जो है वो उनकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो साइज में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है, या जिनके मॉलिक्यूलर वेट जो है वो थोड़े होते हैं, जिसमें आपके पास हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, वाटर है, ग्लूकोज है, सक्रोज भी आ जाता है इसमें, इस तरह के और भी छोटे मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये साइज में इतने बड़े नहीं होते। एंड इफ यू टॉक अबाउट मैक्रो मॉलिक्यूल्स दे आर लार्जर इन साइज, ठीक है, और इनका मॉलिक्यूलर जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हेमोग्लोबिन, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स वगैरह ये हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स हैं। जिसमें हेमोग्लोबिन जो है ना, इसको हम थोड़ा सा जस्टिफाई कर लेंगे, आपकी बुक में भी किया हुआ है, ठीक है। ये जो हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है ये काफ़ी बड़ा है साइज में, ठीक है, और जो हेमोग्लोबिन है ह्यूमन ब्लड में पाया जाता है, ठीक है, ह्यूमन ब्लड में होता है ये। और ये काम क्या करता है, इसका फंक्शन है कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स। देखो जो हम सांस लेते हैं ना,
तो वो जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे फेफड़ों में चली जाती है, ठीक है। उस ऑक्सीजन को ये हीमोग्लोबिन ब्लड में मौजूद होता है, उस ऑक्सीजन को ये करता है कैरी और जिस्म के सारे हिस्सों तक जो है वो इसको प्रोवाइड करता है। तो ये हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास थी टाइप ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम एटॉमिसिटी बोलते हैं, एटॉमिसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। ये समझ लें, ये बहुत शॉर्ट सी है, इंपॉर्टेंट भी है। एटॉमिसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक है, एटॉमिसिटी। जैसे हम बोलते हैं ना पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का मतलब होता है आबादी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं किसी सिटी की पॉपुलेशन है 1 मिलियन यानी 10 लाख, तो वो जो 10 लाख है उसकी आबादी है। तो एटॉमिसिटी से मुराद है नंबर ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ एटम्स विच आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल में एटम्स की वो कुल तादाद जो पाई जाएगी उसको उसकी क्या बोलेंगे, एटॉमिसिटी। तो स्टूडेंट्स मेरे साथ आप बताएं, नाइट्रोजन में कितने एटम्स हैं? 2, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 2। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 2, एटॉमिसिटी 2, इसकी एटॉमिसिटी 3। इसमें गिने 2 हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन के, तो एटॉमिसिटी 3 बनेगी। अमोनिया में गिने एटॉमिसिटी 4 बनेगी। मीथेन में 5, इस ग्लूकोज में 6 और 6 12 और 12 24, ठीक है, इसमें 45 और हेमोग्लोबिन में इसी तरह इसकी एटॉमिसिटी गिनी जा सकती है एटम्स की बुनियाद पे। तो ये हमारे पास था मॉलिक्यूल और उसकी टाइप्स। तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए आप अपनी जो की नोट्स हैं उन पे इसको जो है वो रिवाइज भी कर सकते हैं, इन चीज़ों को सारे को जो मैंने डिस्कस की हैं। बाकी आपके पास टेक्स्ट बुक है, उससे भी आप इसको समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और मज़ीद मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करेंगे ताकि आने वाली अपडेट जो है वो आपको मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।